हेलो बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय के मेज़रमेंट में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको दूर करने के कुछ उपायों के बारे में जानेंगे। हाँ, क्योंकि इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने बताई थी कि राष्ट्रीय आय को मापने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं। तो कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी बहुत सारे उपाय हैं, उनके बारे में हम जानते हैं आज। इसके उपायों को मैं आपको कुछ बिंदुओं से समझाऊंगी। तो राष्ट्रीय आय को मापने में हमें पता है कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और इसके कारण न तो सही राष्ट्रीय आय की गणना होती है और ना ही गवर्नमेंट जो है अपनी योजनाएं सफल बना पाती है। अतः इन कामों में आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय जो हैं वो बताए गए हैं। वो कुछ इस तरह से हैं। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी डेटा होते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए जो एम्प्लॉयज़ को है प्रैक्टिकली अच्छी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए सबसे पहले तो। और राष्ट्रीय आय के मापने में जो डबल काउंटिंग हो जाती है, उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए अंतिम रूप से जो उत्पादित सर्विस एंड गुड्स के प्राइजेस को ही उसमें शामिल किया जाना चाहिए। फिर हमने सेक्टर की बात की थी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का एक साइंटिफिक आधार पर क्लासिफिकेशन करके हमारे नेशनल इनकम से संबंधित जितने भी डेटा होते हैं उसे एकत्रित किए जाने चाहिए। और इसके लिए एग्रीकल्चर वस्तुओं का मार्केट में क्लासिफिकेशन किया जा सकता है और एग्रीकल्चर पदार्थों का जो प्राइस है उस प्राइस से संबंधित बाज़ारों से उसको लिया जा सकता है। फिर राष्ट्रीय आय की काउंटिंग में अमौद्रिक अर्थव्यवस्था की समस्या को दूर करने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों का सही एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाना चाहिए और इसके आधार पर आय से संबंधित सूचनाएं एकत्रित भी की जानी चाहिए। फिर दूसरा सेक्टर आता है हमारा औद्योगिक क्षेत्र, है ना, इंडस्ट्रियल आता है इसमें। तो इंडस्ट्री सेक्टर में जितनी भी यूनिट्स कार्यरत हैं हमारी, उन सब का विवरण एक जगह संकलित होना चाहिए और उन सभी इकाइयों से सही सूचना प्राप्त करनी चाहिए। फिर हमने इनकम वाला एक पढ़ा था। तो इनकम से संबंधित डेटा का कार्य स्थानीय गवर्नमेंट को सौंपना चाहिए, जैसे ग्राम पंचायत हुई, नगर पालिका हुई, नगर निगम हुए, नगर परिषद हुए, इनके द्वारा किया जाना चाहिए। और फिर हमारे जितने भी सिटीजन देशवासियों की अपनी आय से संबंधित हिसाब किताब सही रखने और सरकार को सही सूचना देने की एक हिदायत दी जानी चाहिए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए कि वे करदाताओं की आय की जानकारी करें और उनसे कर लें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के उपाय हैं जो कि हर देश इन्हें अपना सकता है और राष्ट्रीय आय की गणना में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको दूर किया जा सकता है। इसके बाद आता है एक चीज़ इसमें और आती है कि नेशनल इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर, राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण। अब सबसे पहले इसमें दो चीज़ें हैं। राष्ट्रीय आय को तो हम जान चुके हैं, दूसरा शब्द जो आता है इसमें इकोनॉमिक वेलफेयर आता है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर किसे कहते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आर्थिक कल्याण का अर्थ है कुल कल्याण के उस भाग से होता है जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जा सके। इस संबंध में प्रोफेसर पीगू ने कहा है कि आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा रूपी मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। तो समाज में हमारे बहुत सारे साधन हैं, उन साधनों से संतुष्टि भी मिलती है और असंतुष्टियाँ भी मिलती है। तो संतुष्टि और
असंतुष्टियों का कुल योग ही कल्याण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इस प्रकार की जो संतुष्टियाँ और असंतुष्टियाँ मुद्रा में मापी जा सकती हैं और इनको आर्थिक कल्याण में शामिल किया जा सकता है। अब हम कहें राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण, तो आय और आर्थिक कल्याण राष्ट्रीय आय और समाज के आर्थिक कल्याण का जो है एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। इस संबंध में प्रोफेसर पीगू ने बोला है कि अन्य अर्थशास्त्र ने इस संबंध को इतना निश्चित बताया है कि यदि आय का वितरण गरीबों के पक्ष में न हो तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण में भी सुधार होता है। और वो कहते हैं कि यदि गरीबों की आय में कमी न आए तो कुल राष्ट्रीय आय अथवा लाभांश के आकार में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी, जबकि अन्य बातें समान रहती। तो राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में पारस्परिक संबंध को हम 3-4 पॉइंट से देख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट मैं इसमें लूँगी कि राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन और आर्थिक कल्याण। तो सबसे पहला पॉइंट है, यदि राष्ट्रीय आय के आकार अथवा परिमाण में परिवर्तन को हम 2 रूप में जान सकते हैं, एक तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर और एक राष्ट्रीय आय में कमी होने पर। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और अधिकांशतः ऐसा होता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो हमारे जो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसमें भी वृद्धि होती है, और राष्ट्रीय आय में कमी होती है तो हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर में भी कमी होती है। इसका कारण यह है कि जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो समाज में जितने भी हमारे एम्प्लॉयमेंट होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, इनकम होती है, उसमें वृद्धि होती है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, इससे समाज में एम्प्लॉयमेंट का एक स्तर बढ़ता है, उत्पादन और आय में भी वृद्धि होती है और समाज के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा होता है और आर्थिक कल्याण में संभवतः वृद्धि होती है। इसके विपरीत की दशा में यदि राष्ट्रीय आय में कमी होती है तो देश में एम्प्लॉयमेंट का स्तर, प्रोडक्शन और इनकम में कमी आती है। इससे समाज के लोगों का जीवन स्तर जो है कम होता है और आर्थिक कल्याण में कमी आती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में सीधा संबंध हमें दिखता है, किंतु ये संबंध सदैव सही नहीं होते हैं। इसके अपवाद भी हैं। तो इसके अपवाद क्या क्या हैं ये जानते हैं। इसके अपवाद में सबसे पहला अपवाद है कि आय में वृद्धि के कारण लोगों की रुचियों में अच्छाई से बुराई की ओर परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही है। कई बार ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के साथ साथ व्यक्तियों में उपभोग या जो उनके इंटरेस्ट जो होता है वो अच्छी चीज़ की अपेक्षा बुरी चीज़ की ओर परिवर्तित हो जाए और आर्थिक कल्याण में वृद्धि ना होकर कमी आती है। जैसे हम कहें कि एक श्रमिक वर्ग जो है आय बढ़ने के साथ उसमें बुरी आदतें जैसे वो नशे की प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगता है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर में कमी आएगी। इसके विपरीत यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से सरकार या लोग अच्छे कंजप्शन की ओर में व्यय करते हैं, जैसे अच्छा खाना खाते हैं, अपने लिए लिविंग स्टैंडर्ड के लिए मकान बनाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमिक वेलफेयर में वृद्धि होगी, है ना। इसका दूसरा एक रीज़न ये भी है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि का स्रोत, तो हम ये कहेंगे कि यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि व्यक्तियों में विश्राम में कमी करता है और श्रमिकों के काम के घंटे को अधिक करता है और लेडीज़ में और बच्चों का शोषण करके और ख़राब कार्य दशाओं में कार्य करवा के आदि कारणों से आर्थिक कल्याण में क्या होता है, कमी आती है। इसके कारण यह है कि जो आय अर्जित की जाती है उससे प्राप्त जो सेटिस्फेक्शन होता है वो इस त्याग के बदले कम होता है। अतः अच्छे कार्य और तरीक़ों से प्राप्त की गई इकोनॉमिक वेलफेयर से
तरीक़ों से प्राप्त की गई इनकम इकोनॉमिक वेलफेयर में वृद्धि करती है, अन्यथा इसमें ये कमी का कारण बनती है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के साथ निर्धन वर्ग की आय में कमी होती है। हाँ, यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है परंतु निर्धनों को, गरीबों को मिलने वाली आय में कमी होती है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि न होकर कमी होगी। इसका कारण यह है कि सभी लोगों की आय में वृद्धि होती है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि, परंतु इस वृद्धि की गति काफ़ी धीमी होती है, जबकि निर्धन लोगों की आय में कमी होने पर आर्थिक कल्याण में कमी काफ़ी तेज़ी से होती है। और इसके कारण क्या होता है कि देश की कुल आर्थिक कल्याण में वृद्धि न हो पाती है और बल्कि कमी होती है। और फिर इसमें नेक्स्ट हम ये भी ले सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर से कम होना। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि जनसंख्या की दर से कम होती है तो आर्थिक कल्याण में कमी आती है, क्योंकि इससे प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हो जाती है और ऐसी दशा में जो व्यक्ति पहले की तुलना में कम हिस्सा जिन्हें मिलता था वो अपने उनका जीवन स्तर वो और भी निम्न हो जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के बावजूद भी हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर में कमी आती है। तो ये तो मैंने एक रीज़न बताया आपको कि राष्ट्रीय आय में परिवर्तन से आर्थिक कल्याण पर किस तरह का परिवर्तन होता है, एक तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर और एक राष्ट्रीय आय में कमी होने पर, है ना। इसका नेक्स्ट भाग हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे।